ठीक है ठीक है ठीक है जी जी, अब तो हो जाएगा ज्वाइन उसमें। तो आपने एक नहीं मोबाइल में एक बार कर लिया है। निकल जाते हैं लॉज की आज की सभा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर हमें बंधु ऋषिकेश शरण जी के विचार सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज वह एडविन अर्नोल्ड की प्रसिद्ध पुस्तक लाइट ऑफ एशिया, जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है, पर अपने विचार प्रकट करेंगे। शरण जी ने इस पुस्तक का गद्यानुवाद, पद्यानुवाद एवं भोजपुरी भाषा में अनुवाद किया है। आज के इस सत्र की अवधि 50 मिनट की होगी, जिसमें अंत के 10 मिनट आपके प्रश्नोत्तर के लिए आरक्षित रहेंगे। आज की इस सभा की रिकॉर्डिंग की जा रही है, जिसे हमारे YouTube चैनल इंद्रप्रस्थ थियोसॉफिकल लॉज पर अपलोड कर दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आवश्यकता न होने पर अपने माइक्रोफोन म्यूट रखें और आवश्यकता पड़ने पर ही अनम्यूट करके अपनी बात रखें। अब मैं शरण जी से आग्रह करूंगा कि वह अपनी चर्चा आरंभ करें। धन्यवाद। Are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सर, listen clear. Are you able to see me? Yes. Okay, Yes, sir. because today I am not using the laptop and I am working through the mobile. Okay, good. अच्छा, anyway, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर तनेजा जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, शुभ प्रभात। इसके पहले कि हम लोग आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें, मेरा आपसे आग्रह है 1 मिनट के लिए ध्यान में बैठें, क्योंकि यह ध्यान की प्रक्रिया ही थी जिसके द्वारा भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया। ध्यान में जो कुछ भी पाया उसको जीवन में उतारा और फिर उससे वह उपलब्धि प्राप्त की जो मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मानी जाती है। तो अतः आपसे आग्रह है कि हम इस कार्यक्रम को 1 मिनट के ध्यान के बाद प्रारंभ करें। धन्यवाद मित्रों। 1879 में 1879 में इंग्लैंड में एक पुस्तक प्रकाशित हुई, नाम था लाइट ऑफ एशिया। उस पुस्तक के प्रकाशन से पूर्व पाश्चात्य जगत भारत के इस महान राजकुमार
सिद्धार्थ, जिन्होंने 2500 वर्ष पूर्व बुद्धत्व की प्राप्ति की थी, उनके बारे में बहुत ही कम या नहीं के बराबर जानता था। इस पुस्तक ने इतनी धूम मचा दी कि इंग्लैंड में इसके 60 संस्करण छपे और अमेरिका में इसके 80 संस्करण छपे। और इसके लेखक कौन थे? सर एडविन एर्नोल्ड। उनका भारत प्रेम जग जाहिर है। वे पूना के डेक्कन कॉलेज के प्रिंसिपल थे, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे और बाद में द टेलीग्राफ अखबार, जो इंग्लैंड का सबसे प्रतिष्ठित अखबार माना जाता है, उसके चीफ एडिटर भी बने। महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में लिखते हैं कि जब वे इंग्लैंड पहुंचे और उनकी जान पहचान कुछ थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्यों से हुई, उन्होंने यह पुस्तक उनको पढ़ने के लिए दी और अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक बार जब यह पुस्तक उनके हाथ में आ गई तो जब तक समाप्त नहीं किया तब तक छोड़ा नहीं। क्या है इस पुस्तक में, उस पर चलिए हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस पुस्तक में 8 अध्याय हैं और कुछ जो हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने जो पहले अध्ययन शिविर में भाग लिया था, उनको मालूम है कि इस पुस्तक को छोटे से समय में समाप्त करना संभव नहीं है और ऊपर से कुछ तकनीकी कारणों से हमारा कार्यक्रम भी विलंब से प्रारंभ हुआ है। चलिए, मैं अपने ढंग से जो कुछ भी संभव होगा आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा। आप कुछ जो उम्मीद लगाकर बैठे होंगे, अगर वह पूरी नहीं होती है, आप सोचते होंगे कि ये सुनना चाहिए था, यह नहीं सुनना चाहिए था। अगर ऐसा होता है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। पहले यह कहीं पता नहीं चलता है कि एडविन एर्नोल्ड ने इस पुस्तक का नाम लाइट ऑफ एशिया क्यों रखा, क्योंकि बौद्ध साहित्य में बुद्ध को विश्व आलोक, विश्व ज्योति कहकर संबोधित किया गया। मुझे कारण तो नहीं मालूम, लेकिन मैं गेस करता हूं, मैं सोचता हूं, कल्पना करता हूं कि शायद इसके 2 कारण रहे होंगे। एक तो राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म एशिया में हुआ था, यह कारण रहा होगा। और दूसरा, क्योंकि जिस समय यह पुस्तक लिखी गई थी उस समय बुद्ध के शिक्षा का प्रभाव क्षेत्र मुख्यतः एशिया तक ही सीमित था। इसलिए एशिया की ज्योति, जो इसका शीर्षक दिया गया है, बड़ा ही उपयुक्त लगता है। कोई और अन्य शीर्षक होता तो शायद यह पुस्तक उतनी लोकप्रिय नहीं होती। एक और बड़ी खूबी की बात है, इस पुस्तक की प्रस्तावना में लेखक लिखते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों में बुद्ध की शिक्षा क्या है, इस पर आपस में लोगों में मतभेद है। हम सभी जानते हैं, हीनयान है, महायान है, वज्रयान है, लोटस सूत्रा है, बहुत सारे यान हो गए। लेकिन लेखक यह कहता है कि समस्त बौद्ध साहित्य में कहीं भी कुछ भी लिखित ऐसा उपलब्ध नहीं है जो भारतवर्ष के इस महान राजकुमार संत के चरित्र में
जरा सा भी ओछापन या कमी खोज कर निकालता। तो यह बहुत बड़ी बात है और इस प्रकार बुद्ध को मानव जाति के इतिहास में मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मानते हैं। इस पुस्तक में 8 अध्याय हैं। प्रारंभ में लेखक बताते हैं कि जो विकसित आत्माएं होती हैं वे उच्च लोकों में अनेक वर्षों तक निवास करती हैं। 10,000 उच्च लोक कहे जाते हैं और बुद्ध भी 30,000 वर्षों तक उन्हीं लोकों में वास कर रहे थे और जब समय उपयुक्त हुआ तब उन्होंने कहा कि मैं अब धरती पर जाता हूं, यह मेरा अंतिम जन्म है। बुद्ध के अवतरण के लिए कुछ खास परिस्थितियां होनी आवश्यक है। देश का चयन सही होना चाहिए, क्षेत्र का चयन सही होना चाहिए, किस परिवार में जन्म होगा यह सही होना चाहिए, माता कौन होंगी यह निश्चित होना चाहिए, सही होना चाहिए, वहां के लोग कैसे हैं यह सब सही होना चाहिए। तो जैसे कपिलवस्तु का क्षेत्र विकसित क्षेत्र था, वहां के लोग भी पढ़े लिखे थे अधिकांश लोग, और शाक्य वंश के राजा सुद्धोधन के परिवार को चुना गया। जाति भी ऊंची चुनी गई क्योंकि बुद्ध के अवतरण में अगर किसी निम्न जाति में बुद्ध का अवतरण हो तो शायद लोग ना सुने। हम लोग वैसे जाति प्रथा के विरुद्ध हैं, बुद्ध भी हैं। तो इन सभी परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर उनका जन्म कपिलवस्तु में महारानी महामाया के कोख से हुआ। कहानी आप सभी जानते हैं कि बचपन में ही उनको सांसारिक वस्तुओं से लगाव नहीं था और 5 वर्ष की उम्र में ही पिता के साथ एक बार जब वो बाहर गए थे, उसी उम्र में समाधिस्थ हो गए थे। और बड़े होने पर विवाह उपरांत भी उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, एक मरे आदमी को देखा और यह समझ गए, जैसे एक चावल के दाना को देखकर हम समझ जाते हैं कि चावल पका है कि नहीं। उन्होंने समस्त मानव जाति की समस्या को समझ लिया और फिर